Hello students, myself your botany mentor Dr. Mukesh Kumar. So in the last class we started bacteria under the chapter biological classification. We studied about bacteria shape, bacteria size, right, and the occurrence of bacteria. Today we will study about the cellular appendages of bacteria, scientists associated to bacteria, and flagellation in bacteria. So in this lecture we will discuss about. Now first of all, as I told you, this is your biological classification. Yes, biological classification chapter of your first unit, DOLO, diversity of living organism, and in last class we studied about bacteria, size, shape, occurrence, right? Now today we will discuss about, as I told you, scientists associated to bacteria, then bacteria is a prokaryotic cell, so it shows cellular appendages. So what are the cellular appendages? We will go in detail. Later on we will study flagellation in bacteria. Flagellation in bacteria. Fine. So let's start about these first three subheadings. Scientists associated. So in bacteria you will find there are important scientists. All are important, but I think 4 to 5 scientists are very important, which is being asked in your NEET examinations or any other medical examinations. So first is your Ehrenberg. Yes, Ehrenberg is the first scientist who coined the term bacteria. So he coined the term bacteria. Fine. Now second scientist we have Antony von Leeuwenhoek. Yes, Antony von Leeuwenhoek. What happened? He was the first scientist who discovered bacteria through rainwater and from his tooth scum, right? तो इस तरीके से डिस्कवरी जो हुई है, सो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek डिस्कवर्ड बैक्टीरिया. कहाँ से? फ्रॉम रेनवाटर एज वेल एज फ्रॉम हिज to the scum, right? और जब इनको दिखा फर्स्ट टाइम, ऐसा बैक्टीरिया देखा जो मोटिलिटी के साथ इन्होंने फील करा कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो मोटाइल है. तो उस समय मोटाइल का मतलब होता था क्या? जो मूव करता है, चल, लोकोमोशन, और एक था पादप, रुकने वाला, स्थावरा, स्थिर, और जो चल रहा है वो एनिमल था.
तो उस समय लोगों ने बैक्टीरिया को, चूंकि उसके अंदर मूवमेंट हो रही थी, एनिमल के रूप में माना और बहुत छोटा सा एनिमल नाम रखा और उसका नाम इन्होंने ये सजेस्ट करा कि इस नेम इज एनिमलक्यूल्स। क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमलक्यूल्स टर्म किसने इंट्रोड्यूस करा? यस, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। और सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी? यस, लीवेनहॉक। कहां से लिया? रैन, वूचर एंड टूथ स्कम। दैट्स व्हाई ही इज सपोज्ड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से हम यही जानते हैं। Yet, is it clear friends? Now, माइक्रोब्स की शुरुआती बैक्टीरिया से हुई है शुरू में, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम इन्हीं के लिए बोलते हैं। तो ये तो दो साइंटिस्ट हो गए, एक तो एरनबर्ग जिन्होंने बैक्टीरिया का टर्म क्वाइन करा, दूसरा मैंने बताया एवी लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, राइट। आइए थर्ड साइंटिस्ट की बात करें। जो थर्ड वन है, दिस इज रॉबर्ट कॉच। नाम सुना? याद आ रहा है आपको? यस, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने कॉच पोस्टुलेट्स के बारे में चर्चा करी है। सो थर्ड वन इज रॉबर्ट कॉच, राइट। प्रपोज्ड, इन्होंने क्या प्रपोज करा? कॉच पोस्टुलेट्स के बारे में। सो proposed Koch postulates, right? इन्होंने Koch postulates में के अलावा इन्होंने क्या करा? ये बताया कि कैसे कोई बीमारी हम खोज सकते। तो बीमारी खोजने के क्रम में सबसे पहली बात बैक्टीरिया की जो कल्चर है वो भी इन्होंने ही करी। सो फर्स्ट कल्चर्ड बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस को आप कल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस जो है वो असेलुलर बॉडी है, होस्ट पे ही सर्वाइव कर सकता है, जबकि बैक्टीरियम सेलुलर बॉडी है। दैट्स व्हाई ये कल्चर हो सकता है। वायरस कैन नॉट बी कल्चर विदाउट होस्ट, इट इज। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा एक खोज निकल के आया, क्योंकि इन्होंने बताया कि यदि कोई बीमारी हो रही है तो उस बीमारी के पीछे कोई न कोई कारण तो होगा, और उस कारण को पता करना हमारा ये कार्य होगा कि पता करो कोई बीमारी की हो रही है तो उसके पीछे कौन से कारण है, और उन कारण को पता करके ही आपको मेडिसिन देना है। यही पर्पस था किसका? कॉच पोस्टुलेट्स का। ये जो कॉच पोस्टुलेट्स है वो यही बताया गया। आजकल आप फील करते होगे, आप जब जाते हो मेडिसिन लेने किसी डॉक्टर से दिखलाने जाते हो, कुछ डॉक्टर पहले से ही पूरी प्रिस्क्रिप्शन में 10-12 दवा लिख देते हैं, हाँ, और बीमारी का पता भी नहीं चलता उनको। आप जाते हो फिर 10 दिन के बाद, सर हमें तो कुछ ठीक ही नहीं हुआ। अच्छा लोगों दवा सब चेंज करता हूँ। उसी समय आप समझ लो ये फर्जी डॉक्टर है, इसने पहले ही पता नहीं करा ठीक से कि बीमारी क्या थी। तो यदि सही डॉक्टर वही है जो पहले तो डायग्नोस करे, कि पता तो करे बीमारी किस चीज़ की है। यदि वो सिम्टम से पकड़ पा रहा है इट्स ओके, अदरवाइज सिम्टम उसको पता होना चाहिए। ये शुरुआती दौर में गाइडलाइन जो है किसने दिया? रॉबर्ट कॉच ने दिया। और उसका पीछे कारण क्या था? ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किया था। बट यू विल सरप्राइज टू नो कि इन्होंने तुरंत स्विच ऑफ किया वहाँ पे, और इनकी 3 यंग डॉटर्स का डेथ हुआ 1 by 1। And he was a great scientist at that time. Also, in spite of that, he was unable to find out the main causal organism
जिसके कारण उनके बच्चों का देहांत हुआ। तो बहुत दिन तक तो ये संट में थे, बाद में इनको इंट्यूशन आया, यार मैं ही वर्ल्ड लेवल का साइंटिस्ट नहीं पता कर पाया, तो एक सामान्य आदमी का क्या होगा, मुझे खोजना चाहिए इसके लिए। और ये कॉज पोस्टुलेट्स इन्होंने देके वर्ल्ड को समझाया कि भाई तो कोई भी बीमारी के पीछे कोई ना कोई कारण है, वो कारण पता करो, देन मेडिकेशन शुरू करो। तो एक कॉज पोस्टुलेट्स में भी क्या था, बड़ा सिंपल चीज है, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन आता है कॉज पोस्टुलेट्स में कितने स्टेप में ये काम किया जाता है, तो आपको याद रखना है टोटल 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स में काम आता है। वही आप वायरस में देखेंगे, वहां पे वायरस में हम लोग बोलते हैं रैबिन पोस्टुलेट्स। रैबिन साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन वायरस की कल्चर नहीं हो सकती, बैक्टीरिया की कल्चर हो सकती है, इसलिए जो रैबिन पोस्टुलेट्स है वायरस के लिए उसमें 3 स्टेप्स हैं, जबकि कॉज पोस्टुलेट्स में 4 स्टेप्स दिए गए हैं। राइट, पहला स्टेप्स क्या बोलता है, पहला स्टेप कहता है कि आप ऐसा करो, यदि कोई बीमारी है, मान लो कि यदि सपोज करो, हमने प्लांट्स की बात करते हैं, ये जी मान लो कोई टोबैको मोज़ेक है, तो यहाँ पर टोबैको मोज़ेक है, आप इस बीमारी को पहले आइसोलेट करो। तो पहला स्टेप था कि आप जो भी बीमारी हो रही है उसको आइसोलेट करो। पहला आइसोलेशन के बाद क्या करेंगे, कहा इस आइसोलेशन के बाद अब क्या करो, इस आइसोलेशन को कल्चर करो, उसको भोजन दो, न्यूट्रिएंट मीडियम दो, पता तो चले क्या एक ही वहाँ पे कॉज करने वाली बीमारी, कॉजल ऑर्गेनिज्म एक है या एक से ज़्यादा है, सिंगल पैथोजन है या मल्टीपल पैथोजेंस है। तो मालूम चलेगा कि अब आप कल्चर करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या एक ही तरह का पोस्टुलेट्स है या 2 तरह का पोस्टुलेट्स है, कितने तरह के पोस्टुलेट्स हो सकते हैं। कल्चर कर लिया, अब क्या करना है, कहा कि अब ऐसा करो, ये जो आपने भी लिया इसको टेस्ट करो कि क्या इसी के कारण ये बीमारी हो रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको इनोकुलेट करो, राइट ना, इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करो, किस पे, नॉर्मल बॉडी पे आप इसको इंट्रोड्यूस करो, नॉर्मल बॉडी पे आप फिर से इंट्रोड्यूस करो। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से आप ऐसा करो, एक हेल्दी लीफ ले लो और इस हेल्दी लीफ को यहाँ से उठा के इसको डालो आप। अब चेक करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर मान लो एक ही तरह के थे, यहाँ पर सपोज करो ये एक ही तरह के बैक्टीरिया थे, इस तरह का रॉड शेप स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे मालूम चलेगा यहाँ पे पैचेज आया, तो ये मालूम चलेगा कि ये जो पैचेज था इसी तरह का ये पैचेज आया। इसका मतलब आपने पता कर लिया, क्या पता कर लिया, 4th स्टेप में आपने कंफर्मेशन किया। क्या कंफर्मेशन किया कि भाई आपने ये पता कर लिया कि यहाँ जो बीमारी हो रही थी, इस बीमारी कॉज करने वाला जो CO है, कॉजल ऑर्गेनिज्म, वो इस तरह का एक बैक्टीरियम ही है, रॉड से बैक्टीरिया है, एंड दैट वेरी रॉड से बैक्टीरिया इज नथिंग रेदर टोबैको मोज़ेक वायरस। बात समझ आ गई। जैसे मैं कल आपको बता रहा था पिछली क्लास में, टाइफाइड में जब आपको शिवरिंग होने लगती है, वीकनेस होने लगता है, आप बिल्कुल कांपने लगते हो, डॉक्टर देख के उसको सिम्टम लगता है टाइफाइड है, फिर भी वो ब्लड टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट में यदि सल्मोनेला टाइफी मिल गया तो क्या किया, आपके बॉडी से सैंपल लिया, तो वो क्या है, वो आइसोलेशन है। सैंपल की क्या करी, कल्चर किया उसने, कल्चर पर उसको क्या मिलेगा, सैल्मोनेला जो है हमारा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो बहुत सारे मिले। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी ऐसा ही होता है, बैसिलस ग्रुप होता है वो। अब ये बैसिलस ग्रुप है, मतलब ये रॉड शेप स्ट्रक्चर वो भी होता है। अब उसको ऐसा कॉलोनी बहुत ज़बरदस्त दिखाई देगा, देख लेगा क्या ग्रोथ का कल्चर क्या है, कितने प्लेट्स में कितने बने हैं, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी मालूम हो जाएगी, उस हिसाब से उनको पता चलेगा किस स्टेज में हमारा ये टाइफाइड आया है। उस हिसाब से वो क्या करते हैं, कंफर्म हो गया कि CO कौन हो गया, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, ये सैल्मोनेला टाइफी ही है। अब सैल्मोनेला टाइफू है, हम इसको डेड करने के लिए एंटीबायोटिक बना हुआ है, हम उस एंटीबायोटिक की रेगुलर कोर्स करते हैं और फिर वो हमारी बीमारी ठीक हो जाता है। सो कितनी बड़ी खोज रही, आप इसे समझो, किसकी, रॉबर्ट कॉच की, राइट ना। इसीलिए जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है उसके लिए आज भी लोग जनक इन्हीं को मानते हैं। तो इनको माना जाता है क्या, यस, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, राइट, या आप बोल सकते हो पैथोलॉजिकल फादर भी इन्हीं को बोला जाता है, रॉबर्ट कॉच।
कॉज पोस्टुलेट्स। कितने पोस्टुलेट्स? 4 पोस्टुलेट्स। कौन कौन पोस्टुलेट्स? वो आपने देखा। कैसे ये वायरस से अलग है? वायरस में 3 ही स्टेप होगा। क्यों? क्योंकि वायरस कैन नॉट बी कल्चर, वायरस में कल्चर नहीं होगी, बाकी 3 स्टेप जो है वो स्टेप करेंगे वहां पे हम, राइट। चलो, तो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम बताया मैंने, एरेनबर्ग, जिसने टर्म दिया बैक्टीरिया का। दूसरा टर्म मैंने बताया आपको एंटोनी वॉन लीवेनहोक का, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा, नाम रखा एनिमलक्यूल फॉर बैक्टीरिया। कहां से लिया? रेन वाटर से लिया, टूथ स्कम से लिया। तीसरी बात मैं बता रहा हूं रॉबर्ट कॉच के बारे में कि इन्होंने कॉच पोस्टुलेट्स दिए, फर्स्ट टाइम कल्चर करा, किसको? बैक्टीरिया को। और कॉच पोस्टुलेट्स कहता है जिन्होंने मेडिकल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन करा, राइट। सिम्टम जानने का, कैसे पहचानोगे सिम्टम, इस पर भी बहुत सारे काम है। इवन ऐसा मानते हैं कि होम्योपैथ के जो बेसिक्स जो हैं वो कॉच पोस्टुलेट से ही निकाले जाते हैं। होम्योपैथी, यस, जहां से आप बोलते हो कि बिल्कुल आपकी बीमारी जैसे ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सिम्टम को ईमानदारी से पहचान लेते हो। जब सिम्टम आपने पहचान लिया, कॉजल ऑर्गेनिज्म पता हो गई, तो बीमारी ठीक हो ही जानी है, राइट। चलिए, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं, एंड दिस इज fourth one is Louis Pasteur. Louis Pasteur मानते हैं कि सबसे पहली बार इन्होंने ही क्या करा? इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक के बारे में बताया इन्होंने। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, राइट, टेक्निक। और इन्होंने ही सबसे पहले मानते हैं कि बैक्टीरिया को मारा, स्टरलाइज करके, स्टरलाइजेशन जब हो गया तो बैक्टीरिया मरा, तो मरने के कारण डेड हो गया बैक्टीरिया स्टरलाइज करने के कारण, इसलिए इनको हंटर भी कहा जाता है, हंटर ऑफ माइक्रोब्स भी माना जाता है, हंटर ऑफ माइक्रोब्स। यही नहीं, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था प्रोसेस जिसका नाम अपने ही नाम पे रखा, क्या? पैस्चुराइजेशन। अब ये नाम तो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन नाम है पैस्चुराइजेशन। आप सुबह सुबह दूध जब पीते हो तो आप याद करो, उस पे लिखा होता है क्या? उस दूध पे लिखा होता है पैस्चुराइज्ड मिल्क, इसी वर्ड से बना है, पैस्चुराइजेशन से ही बना है। उस पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? लिखा होता है पैस्चुराइज्ड मिल्क। अब आपके लिए एक नई चीज आ गई कि जाने की आखिर ये पैस्चुराइज्ड मिल्क क्या है। व्हाट इज दिस पैस्चुराइज्ड मिल्क? मतलब पैस्चुराइजेशन हुआ है वहां पे। ये पैस्चुराइजेशन क्या है? व्हाट इज दिस पैस्चुराइजेशन? तो आइए समझते हैं पैस्चुराइजेशन में क्या करते हैं। हम लोग हाई टेम्परेचर बहुत कम समय के लिए देते हैं। तो ये क्या बोला मैंने? हाई टेम्परेचर कम समय के लिए आप जब देते हो, दिस इज कॉल्ड पैस्चुराइजेशन। बच्चों को हम ये समझा के याद करा देते हैं, याद करना HTST। आपको भी याद हो गया? क्या बोला? HTST। ये हुआ HTST। यस, दिस इज द हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, अधिक टेम्परेचर आपने दिया और कम समय के लिए दिया। अब कभी कभी ये दिमाग में बात आएगी कि सर ये भी बता दो ना, कितना टेम्परेचर और कितने समय के लिए। तो यहाँ पे ये वेरिएशन है, हाँ, ये वेरिएशन होती है। फिर भी एक जो अप्रोक्स डाटा अपने पास है वो याद रखना, 7220 या 6330। बस मैं क्या बोला मैंने? दो डाटा बड़ा यूनिफॉर्म लिया, थोड़ा वेरिएशन आता है इसमें, इसके लिए चिंता नहीं करना। ये क्या लिखा मैंने? 7220 एंड 6330। यस, 72 डिग्री सेंटीग्रेड यदि आपने मात्र 20 सेकेंड के लिए दिया है, या यदि आपने 63 डिग्री को
भी आपने 30 सेकेंड तक के लिए दिया है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दिया है, तो ये प्रोसेस भी हाई टेम्परेचर है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, एंड दिस इज कॉल्ड पैस्चुराइजेशन। हाई टेम्परेचर फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। इससे होता क्या है भाई? होता ये है कि जो मिल्क है, दिस इज द मिल्क प्रोटीन है, राइट, अब उसके अंदर बहुत विटामिन भी हैं, राइट, तो सब कुछ है उसमें, मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट माना जाता है एक तरह से। तो उस मिल्क पे हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन आए, बैक्टीरियल अटैक हो, और होता भी है। आप देखते हो ऐसे भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया को हमें इनएक्टिवेट कर देना होता है। तो जब हम इनएक्टिवेट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको इनएक्टिवेशन के लिए हमें हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए देना पड़ता है। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया इनएक्टिवेट हो जाता है एटलीस्ट 3 डेज के लिए, 4 डेज तक भी हो सकता है। और आओ देखोगे जो पैकेट होती है 2-3 दिन तक आराम से सही होती है, वही जब ज़्यादा दिन आप छोड़ देते हो और यदि उसने सही से आपने उसको रख रखाव नहीं करा है तो उसके अंदर वही बैक्टीरिया बढ़ जाती है और आप देखते हो वो दूध खराब हो जाता है, राइट। तो ये भी एक लिमिटेड पीरियड है कब तक वो स्टेराइज रहेगा, एंड दिस इज कॉल्ड पैस्चुराइजेशन। दिस इज द हाई टेम्परेचर फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। और अब बैक्टीरिया को मारने की बात हुई, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक की बात हुई, जो किसने दिया, लुईस पैस्चर ने दिया, राइट ना। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, लिस्टर। लिस्टर ने जो स्टेरिलाइजेशन करा, उस स्टेरिलाइजेशन में उन्होंने और इसी काम को और एडवांस करा। जैसे हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं भोजन के लिए, स्टेरिलाइजेशन के काम हुए, है ना। लिस्टर ने एक और खोजा था जिसको हम बोलते हैं एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसके सेल वॉल नहीं थे, जिसको बोलते हैं वॉललेस बैक्टीरिया। जनरल बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, लेकिन जो एल फॉर्म है उसके पास क्या होता है, वहाँ वॉल नहीं होता। तो मैंने बोला था ना 4 से 5 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। ओके, फाइनल फिर से डिवीजन। पहला, यस, एहरेनबर्ग कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया। दूसरा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने बैक्टीरिया को बारिश के पानी से लिया, वर्षा की पानी से लिया, अपने टूथ स्कम से निकाला और एनिमलक्यूल टर्मिनोलॉजी रखी, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं, राइट। देन वी स्टडीड अबाउट द रॉबर्ट कॉच, जिसने कॉच पोस्टुलेट्स दिया। इन्होंने सबसे पहली बार बैक्टीरिया को कल्चर किया और सबसे पहले बैक्टीरिया को किल किसने किया, यस, लुईस पैस्चर। इसीलिए इनको क्या बोला गया, हंटर ऑफ माइक्रोब्स कहा गया। ये हंटरिंग की है, उसके शिकार की है, उसका इन्होंने किल किया उन्होंने, दैट्स व्हाई कॉल्ड हंटर ऑफ माइक्रोब्स, क्लियर। तो इस तरीके से, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। वैसे हम रॉबर्ट कॉच को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। So this is all about the scientists associated to bacteria. Fine? Is it clear? Good. अब आइए बात करते हैं, इसके अलावा जैसे मैंने बताया था साइंटिस्ट के बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया में जो सेलुलर अपेंडेजेस हैं उसकी बात करेंगे। अब ये बैक्टीरिया में सेलुलर अपेंडेजेस कौन कौन से हैं, नाम सुना होगा आपने, याद कीजिए। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, यस, क्या यूज करते हैं, वी यूज फ्लैजिला, याद आ रहा है, वी यूज सीलिया, हाँ, वी यूज पिलाई और वी यूज फिम्ब्री। ये ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो हम यूज करते हैं सेलुलर अपेंडेजेस में। तो आइए हम बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो सेलुलर अपेंडेजेस है उसमें क्या क्या कहा गया और कितने इंपॉर्टेंट है ये सब। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्यूलर अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया, सेलुलर अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, यदि आप सेलुलर अपेंडेजेस की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट आएंगे। फर्स्ट वी हैव इज फ्लैजेला, यस, दिस इज वेरी कॉमन, फ्लैजेला, सिंगुलर फ्लैजेलम, जिसकी चर्चा कल कर रहे थे हम लोग। हमने देखा था कॉकस वाले में फ्लैजेला नहीं था, नॉन मोटाइल था,
हमने देखा था बैसिलस वाले में फ्लैजिला था, कुछ में नहीं भी हो सकता था, दैट वाज कॉकस इज द मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल, सो इट्स मोस्ट कॉमन, राइट। याद कीजिए स्पाइरलम में फ्लैजिला दोनों तरफ था, ऊपर भी नीचे भी, टफ में था, ग्रुप में था, और वाइब्रियो में जो कोरोना कोज करता है उसमें एक फ्लैजिला था, इसलिए उसको मोनोफ्लैजिलेट कहते हैं। याद है? अब आइए, इसके अलावा है पिलाई, एंड द लास्ट एंड थर्ड वन इज फिम्ब्री। अब आप ध्यान दें, सो वी हैव दिस इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स ऑफ द सेलुलर अपेंडेजेस। अब इनके बारे में डिटेल समझते हैं। क्या कहा गया? फ्लैजिला के बारे में यदि मैं सबसे पहले बात करूं इसके ओरिजिन को लेके, कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो आप देखो, मानते हैं कि यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व है, सेल वॉल भी इन्वॉल्व है और सेल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब इनकी ओरिजिन से दोनों इन्वॉल्वमेंट है, दोनों ही इन्वॉल्व हैं, याद रखना है, राइट। जबकि पिलाई की बात आती है तो मानते हैं ये आउटग्रोथ है किसका? सेल वॉल का। उसी तरह से फिम्ब्री भी मानते हैं ये आउटग्रोथ है किसका? सेल वॉल का। इज इट क्लियर? अब ये दोनों कैसे हैं, ये फ्लैजिला भी हम पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर, उसमें समझ में आएगा। अब ये बात करते हैं, ये तो ओरिजिन्स की बात हो गई। ये ओरिजिन कैसे हैं? एक्सटर्नल हैं, बाहर की तरफ निकले हैं, इसलिए इनको क्या कहा आपने? अपेंडिसेस कहा। आइए एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं। क्या हम लोगों ने समझा इसको? हमने ये समझा कि यदि हमारे पास ये बैक्टीरिया हो गया तो ये मैंने बाहर का बैक्टीरिया का क्या बनाया है? सेल वॉल बनाया। चलिए अच्छी बात है। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे हमने इसके सेल मेम्ब्रेन बना लिए। सी, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर? अब मैंने ये कहा कि भाई यहां से यदि आपने यहां वाले पार्ट से ऐसे करके निकाला है कोई स्ट्रक्चर, देन दिस वेरी फिलामेंट स्ट्रक्चर इज नथिंग रेदर फ्लैजिला। तो अब देखो इसकी ओरिजिन दोनों से इन्वॉल्व है, सेल वॉल भी इन्वॉल्व है और सेल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है, राइट। नाउ पिलाई की आप बात करें तो ये आप देखोगे ये यहां से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज द पिलाई, few structures will be there, but when you are talking about the fimbri, you will find a number of fibrous structure present on the surface of, yes, cell wall. So ये आप fibrous, number of fibrous structure you are finding. So this is flagella, this is your pili, fine, and this is fimbri. So we have these appendages coming out from the cell surface of bacterium. That's why these are cellular appendages of bacteria. ये तो समझ में बात है कि आता कहां से, निकलता कहां से। अब आइए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान दें। यस, फर्स्ट ओरिजिन, सेकेंड स्ट्रक्चर। तो यदि आप स्ट्रक्चर देखो तो ये जो फ्लैजिला है ये मानते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, राइट। ओके, फिम्ब्री को देखते हैं तो ये मानते हैं ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ है, ट्यूबुलर आउटग्रोथ, राइट। और फिम्ब्री क्या है? दिस फिम्ब्री इज द फाइबरस आउटग्रोथ, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द फाइबरस आउटग्रोथ। इज इट क्लियर? अब तीनों को समझो। ये फिलामेंटस है, एक्सटर्नल सरफेस से निकला, जहां पे ओरिजिन में दोनों पार्ट इन्वॉल्व हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों। पिलाई, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में। एक वर्ड आता है सेक्स पिलाई, राइट, और ये सेक्स पिलाई बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। तो ये यहाँ पे ट्यूबुलर आउटग्रोथ है, ट्यूबुलर है, अंदर स्ट्रक्चर कैसा है इसका? हॉलो है, मतलब यदि कोई चीज यदि ट्रांसफर करना चाहे तो ये कर सकता है, खोखला है अंदर में,
तो समथिंग में ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, यस। तो ये ही जाके हो सकता है कि आपको बनाए जरूरत पड़ने पे क्या, कंजुगेशन ट्यूब। नाम सुना होगा आपने, बैक्टीरिया में कंजुगेशन होती है through conjugation tube. That conjugation tube will formed by, yes, that will form by the special structure of a pili. This is called sex pili found in the bacteria, right? Now यदि बात करें हम फिम्ब्री की, ये क्या करेगा, तो मानते हैं ये ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट है, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। ये क्या करेगा, किसी सबस्ट्रेटम के साथ मिल जाएगा और बॉडी को वहां से अटैच करके रखेगा। तो यहाँ पर हमने देखो तीसरा काम भी पढ़ लिया। सो वी स्टडीड अबाउट फंक्शन। फ्लैजेला का क्या काम होगा, ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, मोटाइल स्ट्रक्चर। तो ये आप देखो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, मूवमेंट कराएगा। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है अपना, जो फ्लैजेला, वो मोटाइल स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई हेल्प इन द लोकोमोशन। जो पिलाई है, दैट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, hollow structure present on the cell wall and that helps in the conjugation. And जो फिम्ब्री है, fibrous structure है, a number of fiber-like structure are present on the cell surface, that is the cell wall, and that helps in the attachment. Attached to any substratum, ये किसी न किसी क्या करेगा, सबस्ट्रेटम से अटैच होगा और उसको बैक्टीरिया को स्टैटिक करेगा यदि जरूरत पड़ी तो। So these are the important three structure under cellular appendages of bacteria. Is it clear? तो अब आइए इसमें एक नई चीज है जो डिटेल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो फ्लैजेला से आएगा। क्योंकि फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हमें समझाओ डिटेल, ये कैसे आपने बोल दिया सेल वॉल से भी इन्वॉल्व है, सेल मेम्ब्रेन से भी इन्वॉल्व है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फ्लैजेला? तो हम फ्लैजेला की बात करते हैं। सो ये फ्लैजेला की बात कहाँ हो रही है? यस, इस फ्लैजेला की बात हो रही है प्रोकैरियोट्स में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द प्रोकैरियोटिक सेल, यस। तो वैसी स्थिति में हमें ये देखना होगा किस तरीके से जो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर फ्लैजेला अलग होगी जो फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया था क्लेमाइडोमोनास भी हमारे पास है, राइट, ग्रीन एल्गी है, प्रोटिस्टा में भी आप डाल सकते हो कि एक सेल का है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इसलिए विटेकर के हिसाब से हमने उनको डाला हुआ है प्रोटिस्टा में, राइट ना। तो इस तरीके से हमारे पास यूग्लिना भी है प्रोटिस्टा में, तो वहाँ भी आप देखो फ्लैजेला है, और ये सभी फ्लैजेला ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक हैं। तो उससे जो हमारा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का वो अलग है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, राइट। तो आइए बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैजेला इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कैसा फ्लैजेला है, राइट। तो फ्लैजेला जैसे मैंने अभी डिस्कस करा कि है क्या फ्लैजेला, yes, just we discussed कि this is the motile structure, right। तो ये क्या करेगा, help in movement, fine। तीसरा, ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो फिलामेंटस एक्सटेंशन है ऑफ सेल इन्वेलप, राइट। थर्ड, इसकी मूवमेंट कैसे होती है, तो मानते हैं जो इसकी मूवमेंट है वो 360
एंगल पे बेसल रोटेशन से होती है, बेसल रोटेशन। तीसरा, ये जिस प्रोटीन से बना होता है वो कौन होता है, ये अलग है, मेड ऑफ वन स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड्स के बने होते हैं, और मेड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये जो फ्लैजेलिन होता है, दैट फ्लैजेलिन प्रोटीन इज, यस, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कंट्रैक्शन होगा। अब आइए समझते हैं क्या हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया आपके सामने। पहला स्ट्रक्चर हमने ये पढ़ा है भाई, किस तरीके से ये जो फ्लैजेला है ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, मूवमेंट में हेल्प करेगा। दूसरा का मूवमेंट में हेल्प करेगा। तीसरा स्ट्रक्चर आ गया है फिलामेंटस एक्सटेंशन है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों का, हम उनको एक साथ सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, राइट। नाउ मूवमेंट कैसा किया, 360। अब आप समझो क्या है 360 का मतलब ये है, अब ये समझो हमने इनको ऐसे रखा है और ये ऐसे है, ये एक बार बेस है, ये बेस है ना, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप मान लो इसको, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट जैसा दिख रहा है। अब ये क्या है, बेस में ये क्या करेगा, एक बार 180 से घूमेगा ऐसे, फिर एक बार 180 से घूमेगा ऐसे, तो 180 फिर 180 से क्या होगा, बेस का जो पार्ट है पूरा रोटेट होगा। रोटेशन से क्या करेगा, इसकी मूवमेंट बनती जाएगी, ऐसे ऐसे रोटेट करता जाएगा और ऐसे ऐसे मूवमेंट बनती जाएगी। सो दिस इज द बेसल रोटेशन मूवमेंट। नाउ कितने स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, 1 स्ट्रैंड्स का। क्या जरूरत है बताने की कि भाई 1 स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, यहाँ बोलने का क्या मतलब है, क्योंकि जब आप यूकैरियोट्स के पढ़ेंगे तो वहां पे 9+2 अरेंजमेंट, मतलब आप देखोगे 11 स्ट्रैंड्स का बना होता है। कहाँ, इन यूकैरियोटिक सेल। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। खूब क्वेश्चन आता है कि भाई जो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला है वो कितने स्ट्रैंड्स का बना हुआ है। यस, याद रखना आपको, ये एक ही स्ट्रैंड्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। जबकि यूकैरियोट्स की बात आएगी, मैंने बताया यहाँ यूकैरियोट्स में आप बोल सकते हो, 2 का नाम तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। एक मैंने बताया आपको यूग्लिना के बारे में, और दूसरा क्लेमाइडोमोनास के बारे में। ये दोनों ऐसे हैं जिसमें 11 स्ट्रैंड्स है, 9+2 अरेंजमेंट्स में सजी हुई होती है। पढ़ेंगे डिटेल जब साइटोलॉजी आएगी बारी, तो 9+2 अरेंजमेंट्स होता क्या है। तो टोटल कितने हो गए, 11 स्ट्रैंड्स। यहाँ कितने, 1 स्ट्रैंड्स। यहाँ पे जो फ्लैजेला बना होता है वो स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलिन। लेकिन यहाँ ट्यूबुलिन नहीं है, नो, यहाँ फ्लैजेलिन है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी, वहाँ ट्यूबुलिन, यहाँ फ्लैजेलिन। वहाँ 11 स्ट्रैंड्स अरेंज इन 9+2 अरेंजमेंट, यहाँ एक ही स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, 3 अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं। मूवमेंट, राइट, वहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो क्या होती है, वहाँ पे अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है, स्टॉक चलता है 1 2 3 4 4 3 2 1। यहाँ पे बेसल रोटेशन है, राइट, बेसल रोटेशन से मूव करेगा। तो दिस इज अबाउट योर फ्लैजेला। अब आइए समझते हैं फ्लैजेला की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो फ्लैजेला की जो स्ट्रक्चर होगी वो ट्यूबुलर, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर पिलाई की ये स्ट्रक्चर है जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करा। नाउ फ्लैजेला की बात कर रहे हैं हम, यहाँ कैसा है। सो कम डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला। यस, टोटल यदि आप हाई टेम्परेचर फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, इससे होता क्या है भाई, होता ये है कि जो मिल्क है, दिस इज द मिल्क प्रोटीन है,
राइट। अब उसके अंदर बहुत विटामिन भी हैं, राइट, तो सब कुछ है उसमें। मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट माना जाता है एक तरह से। तो उस मिल्क पे हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन आए, बैक्टीरियल अटैक हो, और होता भी है। आप देखते हो ऐसे भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया को हमें इनएक्टिवेट कर देना होता है। तो जब हम इनएक्टिवेट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको इनएक्टिवेशन के लिए हमें हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए देना पड़ता है। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया इनएक्टिवेट हो जाता है एटलीस्ट 3 डेज के लिए, 4 डेज तक भी हो सकता है। और आओ देखोगे जो पैकेट होती है 2-3 दिन तक आराम से सही होती है। वही जब ज़्यादा दिन आप छोड़ देते हो और यदि उसने सही से आपने उसको रख रखाव नहीं करा है तो उसके अंदर वही बैक्टीरिया बढ़ जाती है और आप देखते हो वो दूध खराब हो जाता है, राइट। तो ये भी एक लिमिटेड पीरियड है कब तक वो स्टेराइज रहेगा, एंड दिस इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। दिस इज द हाई टेम्परेचर फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। और अब बैक्टीरिया को मारने की बात हुई, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक की बात हुई, जो किसने दिया, लुईस पास्चर ने दिया, राइट ना। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, लिस्टर। लिस्टर ने जो स्टेरिलाइजेशन करा, उस स्टेरिलाइजेशन में उन्होंने और इसी काम को और एडवांस करा। जैसे हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं भोजन के लिए, स्टेरिलाइजेशन के काम हुए, है ना। लिस्टर ने एक और खोजा था जिसको हम बोलते हैं एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिसके सेल वॉल नहीं थे, जिसको बोलते हैं वॉललेस बैक्टीरिया। जनरल बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है, लेकिन जो एल फॉर्म है उसके पास क्या होता है, वहाँ वॉल नहीं होता। तो मैंने बोला था ना 4 से 5 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। ओके, फाइनल फिर से डिवीजन। पहला, यस, एरेनबर्ग कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया। दूसरा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने बैक्टीरिया को बारिश के पानी से लिया, वर्षा की पानी से लिया, अपने टूथस्कम से निकाला और एनिमलक्यूल टर्मिनोलॉजी रखी, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं, राइट। देन वी स्टडीड अबाउट द रॉबर्ट कॉच, जिसने कॉच पोस्टुलेट्स दिया। इन्होंने सबसे पहली बार बैक्टीरिया को कल्चर किया और सबसे पहले बैक्टीरिया को किल किसने किया, यस, लुईस पास्चर। इसीलिए इनको क्या बोला गया, हंटर ऑफ माइक्रोब्स कहा गया। ये हंटरिंग की है, उसके शिकार किया, उसका इन्होंने किल किया उन्होंने, दैट्स व्हाई कॉल्ड हंटर ऑफ माइक्रोब्स, क्लियर। तो इस तरीके से, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। वैसे हम रॉबर्ट कॉच को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। So this is all about the scientists associated to bacteria. Fine? Is it clear? Good. अब आइए बात करते हैं, इसके अलावा जैसे मैंने बताया था साइंटिस्ट के बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया में जो सेलुलर अपेंडेजेस हैं उसकी बात करेंगे। अब ये बैक्टीरिया में सेलुलर अपेंडेजेस कौन कौन से हैं, नाम सुना होगा आपने, याद कीजिए। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, यस, क्या यूज करते हैं, वी यूज फ्लैजिला, याद आ रहा है, वी यूज सीलिया, हाँ, वी यूज पिलाई और वी यूज फिम्ब्री। ये ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो हम यूज करते हैं सेलुलर अपेंडेजेस में। तो आइए हम बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो सेलुलर अपेंडेजेस है उसमें क्या क्या कहा गया और कितने इंपॉर्टेंट है ये सब। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्यूलर अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया, सेलुलर अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, यदि आप सेलुलर अपेंडेजेस की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट आएंगे। फर्स्ट वी हैव इज फ्लैजेला, यस, दिस इज वेरी कॉमन, फ्लैजेला, सिंगुलर फ्लैजेलम, जिसकी चर्चा कल कर रहे थे हम लोग। हमने देखा था कॉकस वाले में फ्लैजेला नहीं था, नॉन मोटाइल था। हमने देखा था बैसिलस वाले में फ्लैजेला था, कुछ में नहीं भी हो सकता था, दैट वाज कॉकस इज द मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल, सो इट्स मोस्ट कॉमन, राइट। याद कीजिए, स्पाइरलम में फ्लैजेला दोनों तरफ था, ऊपर भी नीचे भी, टफ में था, ग्रुप में था, और वाइब्रियो में जो कोरोना कोज करता है उसमें एक फ्लैजेला था, इसलिए उसको मोनोफ्लैजेलेट्स कहते हैं। याद आया? अब आइए, इसके अलावा है पिलाई,
and the last and third one is fimbri. अब आप ध्यान दें. So we have these important 3 types of the cellular appendages. अब इनके बारे में डिटेल समझते हैं. क्या कहा गया? फ्लैजेला के बारे में यदि मैं सबसे पहले बात करूं इसके ओरिजिन को लेके, कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो आप देखो मानते हैं कि यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व है, सेल वॉल भी इन्वॉल्व है और सेल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है. इसका मतलब इनकी ओरिजिन से दोनों इन्वॉल्वमेंट है, दोनों ही इन्वॉल्व हैं, याद रखना है, राइट. जबकि पिलाई की बात आती है तो मानते हैं ये आउटग्रोथ है किसका? सेल वॉल का. उसी तरह से फिम्बरी भी मानते हैं ये आउटग्रोथ है किसका? सेल वॉल का. इज इट क्लियर? अब ये दोनों कैसे हैं ये फ्लैजेला भी हम पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर, उसमें समझ में आएगा. अब ये बात करते हैं, ये तो ओरिजिन्स की बात हो गई. ये ओरिजिन कैसे हैं? एक्सटर्नल हैं, बाहर की तरफ निकले हैं, इसलिए इनको क्या कहा आपने? अपेंडिसेस कहा. आइए एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं. क्या हम लोगों ने समझा इसको? हमने ये समझा कि यदि हमारे पास ये बैक्टीरिया हो गया तो ये मैंने बाहर का बैक्टीरिया का क्या बनाया है? सेल वॉल बनाया. चलिए अच्छी बात है. अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे हमने इसके सेल मेम्ब्रेन बना लिए. सी, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया. क्लियर? अब मैंने ये कहा कि भाई यहाँ से यदि आपने यहाँ वाले पार्ट से ऐसे करके निकाला है कोई स्ट्रक्चर, देन दिस वेरी फिलामेंट स्ट्रक्चर इज नथिंग रेदर फ्लैजेला. तो अब देखो इसकी ओरिजिन दोनों से इन्वॉल्व है, सेल वॉल भी इन्वॉल्व है और सेल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है, राइट. नाउ पिलाई की आप बात करें तो ये आप देखोगे ये यहाँ से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. दिस इज द पिलाई. Few structures will be there, but when you are talking about the fimbri, you will find a number of fibrous structure present on the surface of, yes, cell wall. So ये आप fibrous, number of fibrous structure you are finding. So this is flagella, this is your pili, fine, and this is fimbri. So we have these appendages coming out from the cell surface of bacterium. That's why these are cellular appendages of bacteria. ये तो समझ में बात है कि आता कहाँ से, निकलता कहाँ से. अब आइए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान दें. यस, फर्स्ट ओरिजिन, सेकेंड स्ट्रक्चर. तो यदि आप स्ट्रक्चर देखो तो ये जो फ्लैजेला है ये मानते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, राइट. ओके. फिम्बरी को देखा है तो ये मानते हैं ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ है, ट्यूबुलर आउटग्रोथ, राइट. और फिम्बरी क्या है? दिस फिम्बरी इज द फाइबरस आउटग्रोथ, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज द फाइबरस आउटग्रोथ. इज इट क्लियर? अब तीनों को समझो. ये फिलामेंटस है, एक्सटर्नल सरफेस से निकला, जहां पे ओरिजिन में दोनों पार्ट इन्वॉल्व हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों. पिलाई, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में. एक वर्ड आता है सेक्स पिलाई, राइट. और ये सेक्स पिलाई बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है. तो ये यहाँ पे ट्यूबुलर आउटग्रोथ है, ट्यूबुलर है. अंदर स्ट्रक्चर कैसा है इसका? हॉलो है. मतलब यदि कोई चीज यदि ट्रांसफर करना चाहे तो ये कर सकता है, खोखला है अंदर में. तो समथिंग में ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम. यस. तो ये ही जाके हो सकता है कि आपको बनाए जरूरत पड़ने पे क्या? कंजुगेशन ट्यूब. नाम सुना होगा आपने, बैक्टीरिया में कंजुगेशन होती है.
through conjugation tube. That conjugation tube will formed by, yes, that will formed by the special structure of a pili. This is called sex pili found in the bacteria. Right? Now, यदि बात करें हम फिम्ब्री की, ये क्या करेगा? तो मानते हैं ये ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट है, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। ये क्या करेगा? किसी सबस्ट्रेटम के साथ मिल जाएगा और बॉडी को वहां से अटैच करके रखेगा। तो यहाँ पर हमने देखो तीसरा काम भी पढ़ लिया। सो वी स्टडीड अबाउट फंक्शन। फ्लैजेला का क्या काम होगा? ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, मोटाइल स्ट्रक्चर। तो ये आप देखो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, मूवमेंट कराएगा। तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है अपना, जो फ्लैजेला, वो मोटाइल स्ट्रक्चर है। दैट्स वाई हेल्प इन द लोकोमोशन। जो पिलाई है, दैट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, hollow structure present on the cell wall, and that helps in the conjugation. And जो फिम्ब्री है, fibrous structure है, a number of fiber-like structure are present on the cell surface, that is the cell wall, and that helps in the attachment. Attached to any substratum, ये किसी न किसी क्या करेगा? सबस्ट्रेटम से अटैच होगा और उसको बैक्टीरिया को स्टैटिक करेगा यदि जरूरत पड़ी तो। So these are the important three structure under cellular appendages of bacteria. Is it clear? तो अब आइए इसमें एक नई चीज है जो डिटेल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो फ्लैजेला से आएगा। ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर हमें समझाओ डिटेल। ये कैसे आपने बोल दिया सेल वॉल से भी इन्वॉल्व है, सेल मेम्ब्रेन से भी इन्वॉल्व है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फ्लैजेला? तो हम फ्लैजेला की बात करते हैं। सो ये फ्लैजेला की बात कहाँ हो रही है? यस, इस फ्लैजेला की बात हो रही है प्रोकैरियोट्स में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द प्रोकैरियोटिक सेल। यस, तो वैसी स्थिति में हमें ये देखना होगा किस तरीके से जो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर फ्लैजेला अलग होगी जो फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। जैसे कि मैंने बताया था क्लेमाइडोमोनास भी हमारे पास है, राइट। ग्रीन एल्गी है, प्रोटिस्टा में भी आप डाल सकते हो कि एक सेल का है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इसलिए विटेकर के हिसाब से हमने उनको डाला हुआ है प्रोटिस्टा में, राइट ना। तो इस तरीके से हमारे पास यूग्लिना भी है प्रोटिस्टा में, तो वहाँ भी आप देखो फ्लैजेला है, और ये सभी फ्लैजेला ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक हैं। तो उससे जो हमारा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का वो अलग है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, राइट। तो आइए बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैजेला इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कैसा फ्लैजेला है, राइट। तो फ्लैजेला जैसे मैंने अभी डिस्कस करा कि है क्या फ्लैजेला। यस, जस्ट वी डिस्कस कि दिस इज द मोटाइल स्ट्रक्चर, राइट। तो ये क्या करेगा? हेल्प इन मूवमेंट, फाइन। तीसरा, ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो फिलामेंटस एक्सटेंशन है ऑफ सेल इनवेलप, राइट। थर्ड, इसकी मूवमेंट कैसे होती है? तो मानते हैं जो इसकी मूवमेंट है वो 360 एंगल पे बेसल रोटेशन से होती है। बेसल रोटेशन। तीसरा, ये जिस प्रोटीन से बना होता है वो कौन होता है? ये अलग है, मेड ऑफ
वन स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड्स के बने होते हैं और मेड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये जो फ्लैजेलिन होता है, दैट फ्लैजेलिन प्रोटीन इज, यस, दिस इज द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, कंट्रैक्शन होगा। अब आइए समझते हैं क्या हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया आपके सामने। पहला स्ट्रक्चर हमने ये पढ़ा है भाई, किस तरीके से ये जो फ्लैजेला है ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, मूवमेंट में हेल्प करेगा। दूसरा का मूवमेंट में हेल्प करेगा। तीसरा स्ट्रक्चर आ गया है फिलामेंटस एक्सटेंशन है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों का, हम उनको एक साथ सेल मेला बोल सकते हैं, राइट। नाउ मूवमेंट कैसा किया, 360। अब आप समझो क्या है 360 का मतलब ये है, अब ये समझो हमने इनको ऐसे रखा है और ये ऐसे है, ये एक बार बेस है, ये बेस है ना, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप मान लो इसको, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये फिलामेंट जैसा दिख रहा है। अब ये क्या है, बेस में ये क्या करेगा, एक बार 180 से घूमेगा ऐसे, फिर एक बार 180 से घूमेगा ऐसे, तो 180 फिर 180 से क्या होगा, बेस का जो पार्ट है पूरा रोटेट होगा। रोटेशन से क्या करेगा, इसकी मूवमेंट बनती जाएगी, ऐसे ऐसे रोटेट करता जाएगा और ऐसे ऐसे मूवमेंट बनती जाएगी। सो दिस इज द बेसल रोटेशन मूवमेंट। नाउ कितने स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, 1 स्ट्रैंड्स का। क्या जरूरत है बताने की कि भाई 1 स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, यहाँ बोलने का क्या मतलब है, क्योंकि जब आप यूकैरियोट्स के पढ़ेंगे तो वहां पे 9+2 अरेंजमेंट, मतलब आप देखोगे 11 स्ट्रैंड्स का बना होता है, कहाँ, इन यूकैरियोटिक सेल। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। खूब क्वेश्चन आता है कि भाई जो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला है वो कितने स्ट्रैंड्स का बना हुआ है। यस, याद रखना आपको, ये एक ही स्ट्रैंड्स का बना हुआ है स्ट्रक्चर है, जबकि यूकैरियोट्स की बात आएगी। मैंने बताया यहाँ यूकैरियोट्स में आप बोल सकते हो, 2 का नाम तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। एक मैंने बताया आपको यूग्लिना के बारे में और दूसरा क्लेमाइडोमोनास के बारे में। ये दोनों ऐसे हैं जिसमें 11 स्ट्रैंड्स है, 9+2 अरेंजमेंट्स में सजी हुई होती है। पढ़ेंगे डिटेल जब साइटोलॉजी आएगी बारी, तो 9+2 अरेंजमेंट्स होता क्या है। तो टोटल कितने हो गए, 11 स्ट्रैंड्स, यहाँ कितने, 1 स्ट्रैंड्स। यहाँ पे जो फ्लैजेला बना होता है वो स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलिन। लेकिन यहाँ ट्यूबुलिन नहीं है, नो, यहाँ फ्लैजेलिन है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी, वहाँ ट्यूबुलिन, यहाँ फ्लैजेलिन। वहाँ 11 स्ट्रैंड्स अरेंज इन 9+2 अरेंजमेंट, यहाँ एक ही स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, 3 अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं। मूवमेंट, राइट, वहाँ पे जो मूवमेंट होगी वो क्या होती है, वहाँ पे अंडुलेटिंग मूवमेंट होती है, स्टॉक चलता है 1 2 3 4 4 3 2 1। यहाँ पे बेसल रोटेशन है, राइट, बेसल रोटेशन से मूव करेगा। तो दिस इज अबाउट योर फ्लैजेला। अब आइए समझते हैं फ्लैजेला की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो फ्लैजेला की जो स्ट्रक्चर होगी वो ट्यूबुलर, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर पिलाई की ये स्ट्रक्चर है जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करा। नाउ फ्लैजेला की बात कर रहे हैं हम, यहाँ कैसा है। सो कम डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला। यस, टोटल यदि आप देखेंगे कि फ्लैजेला, सिंगल लेते हैं, फ्लैजेलम 3 पार्ट से बने होते हैं। फर्स्ट, सबसे बाहर की तरफ आप देखेंगे इसका फिलामेंट होता है, इस कारण से इसको फिलामेंटस स्ट्रक्चर बोलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये इसका। दूसरा, बीच में, दोनों के बीच में हुक होती है जो अटैच होती है बाहर की तरफ फिलामेंट से और अंदर की तरफ बेसल बॉडी से।
यही बेसल बॉडी जो है इसको काइनेटोसोम के नाम से जाना जाता है। काइनेटोसोम कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है, एम्स में भी आया हुआ है, इसको ब्लेफेरो ब्लास्ट के नाम से भी नाम जानते हैं। और ये स्ट्रक्चर माना जाता है कि स्ट्रक्चरली राइट ना और केमिकली बेसल वाला बॉडी जो है वो बहुत सिमिलर माना जाता है किसके, सेंट्रियोल्स के जैसा, राइट ना। चलिए, तो ये सेंट्रियोल्स के जैसा है, यहाँ भी ये मूवमेंट करा रहा है, किसमें मूवमेंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, काइनेटोसोम या ब्लेफेरोब्लास्ट बोलते हैं। अब मैं बात कर रहा था इन तीन स्ट्रक्चर्स के बारे में, आइए जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखें। अब ये तीसरा नाम हटाइए, नाउ कम, अब तीन के बारे में समझते हैं। अब देखो, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका बेसल बॉडी है। कैसे, आप समझे। मैंने बताया था कि भाई ये देखो, आप देखोगे ये इसका हुक है सी, और यही हुक वाले पार्ट से आप देखेंगे कि भाई यहाँ से इस तरह से फिलामेंट स्ट्रक्चर निकलता है, एंड दिस फिलामेंट स्ट्रक्चर इज नथिंग रेदर फिलामेंट। तो ये हो गया फिलामेंट। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो कॉइल स्ट्रक्चर आया, और यहां से आप देखोगे, आप देखो यहाँ पे दो रॉड्स दिखाई देंगे। एक रॉड्स ये हो गया, आप मान लीजिए, दूसरा रॉड्स ये हो गया, तीसरा रॉड्स ये हो गया, एंड द फोर्थ वन इज दिस रॉड्स। तो आप देखो ध्यान से, तो इस तरीके से आपको चार रॉड्स इसके बेस में दिखाई देंगे। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो आप यहाँ से यहाँ तक बना, दिस इज द, ये जो स्ट्रक्चर है ये हुक हो गया, फाइन, दिस इज द फिलामेंट, ओके, एंड दिस वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसल बॉडी। अब आप समझे, ये जो बेसल बॉडी आपने देखा है, दिस बेसल बॉडी, यस, दिस इज ऑफ मेड अप ऑफ 4 रॉड्स, 4 रॉड्स होते हैं। वो कौन कौन सा होता है, सी, यहां होता है एल, पी, एस, एम, या एल, पी, एस, एम, ये 4 रॉड्स हो गए। और ये आप देखो, शुरू के जो स्ट्रक्चर्स हैं, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं ऐसे समझाऊं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ये समझो, ये मान लो ये बाहर का सेल वॉल हमने बनाया, और अब मैं बोल रहा हूं ये अंदर का आप मानो ये सेल मेम्ब्रेन है। अब मैंने कहा 4 रॉड्स हैं बेसल बॉडी में, इस 4 रॉड्स में 2 रॉड्स आप ध्यान देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये 2 रॉड्स इसके मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, जबकि जो 2 रॉड्स हैं वो इसके सेल वॉल से जुड़े हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। तो 2 रॉड्स है ना, और क्लियर करते हैं। देखो ऐसे अंदर 2 रॉड्स 2 रॉड्स, 4 रॉड्स हो गए ऐसे। अब यूं मान के चलो कि यहां से ये बैक्टीरिया, ये फ्लैजेला निकला। अब इस फ्लैजेला में आप ध्यान दो, मैंने क्या बताया, इसकी ओरिजिन कहाँ हुई है, ये अंदर वाला पार्ट ओरिजिन का पार्ट है, और ये बाहर वाला फ्री एंड है। एग्जाम में आता है, फ्री एंड को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिस्टल पार्ट, जबकि जो ओरिजिन होती है, इसी ओरिजिन को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रॉक्सिमल एंड पे कौन है, डिस्टल एंड पे कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो डिस्टल कौन हुआ, फ्री एंड वाला पार्ट हुआ, जहां से ज्वाइंट है, जहां से ओरिजिन हो रही है, वो क्या हो गया, दैट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट। तो इस तरीके से याद रखना है कि जो अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, जबकि बाहर में जो सेल वॉल है वो कैसा हो गया, वो डिस्टल पार्ट हुआ। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई सेल वॉल में 2 रॉड्स हैं, इसका मतलब डिस्टल पार्ट में भी 2 रॉड्स होंगे, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन है, यहां भी 2 रॉड्स होंगे। तो टोटल कितने रॉड्स हो गए, 4। Out of 4, 2 is from proximal, that is cell membrane. Other 2 is from
cell wall, that is the association to distal part of the bacteria, fine ना, cell membrane, cell surface, cell envelope का। तो इस तरीके से आप ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर हमने लिया है अंदर का, ये आप देखो, ये जो अंदर का दो पार्ट है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। तो दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। जबकि बाहर जो हमने लिया है ये वाला पार्ट, ये सेल, बाहर वाला सेल वॉल हो गया, और अंदर में जो ये स्ट्रक्चर आपका होगा, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस वेरी स्ट्रक्चर इज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल वाला हो गया हमारा क्या, डिस्टल पार्ट, ये डिस्टल एंड हो गया। जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, ये हो गया प्रॉक्सिमल पार्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये प्रॉक्सिमल एंड भी आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से कितने रॉड्स, 4 रॉड्स। अब ये 4 रॉड्स कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। एग्जाम में आता है हमारे पास, अभी मैं पढ़ूंगा, 2 तरह के हमारे पास बैक्टीरिया होने वाले हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी मैं बताऊंगा बैक्टीरिया के जो टाइप्स हैं वो भी इसी में इन्वॉल्व है, तो राइट ना। तो एक तो हमने शेप के बेसिस पे पढ़ा, और ये बैक्टीरिया का टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग, वो भी पढ़ेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया के जो पॉजिटिव ग्राम आपने पॉजिटिव बोला है, ये इसके अंदर मानते हैं कि 2 ही रॉड्स होते हैं, ओनली 2 रॉड्स आर देयर। जबकि ग्राम नेगेटिव में सभी चारों के चारों रॉड्स होते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि बताओ ग्राम पॉजिटिव में कितने रॉड्स होते हैं और ग्राम नेगेटिव में कितने रॉड्स होते हैं। फाइन, चलो तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपके क्वेश्चन का पार्ट। दूसरा मैं बता रहा था कि भाई कोई पूछे ये फिलामेंट्स क्या है, तो फिलामेंट इज द, यस दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट, फिलामेंटस स्ट्रक्चर अटैच टू द हुक मेड अप ऑफ द फ्लैजेलिन। और हुक क्या हुआ, हुक इज द इंटरमीडिएट बिटवीन, यस ये कनेक्टिंग है किसके बीच, फिलामेंट और बेसल बॉडी के बीच में। और बेसल बॉडी क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो है ना डिफरेंट टेट्रामर्स से बने होते हैं। हर टेट्रामर्स में भी अलग अलग और भी यूनिट्स होते हैं, वो एग्जाम में नहीं आता, बस इतना ही जानो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें 4 रॉड्स होते हैं। 2 रॉड सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं प्रॉक्सिमल एंड से, 2 रॉड सेल वॉल से जुड़े होते हैं, दिस इज द डिस्टल एंड। अब मैं बता रहा था, थोड़ा सा आप समझो, नाम याद कैसे कर सकते हो आप। ये मैंने बताया LPSM। अब मैं आपको सहायता कर रहा हूं ताकि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े, है ना। बायोलॉजी को, खासकर बॉटनी को लोगों ने बदनाम किया, भाई रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज कर लो तो आसान हो जाता है रास्ता। देखिए एल का क्या मतलब है, यहाँ एल का मतलब है, ये है LPS, मतलब लाइपो पॉलीसैकेराइड्स। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के लिए केवल ये एल के लिए LPS का एल जो है उसके लिए लिया गया है एल, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। जो P है ये लिया गया है PPG के लिए, इसका पूरा नाम पेप्टिडो ग्लाइकन होता है, जो मेन सेल वॉल है बैक्टीरिया का, फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज द ग्राम नेगेटिव। नाउ S क्या है, दिस इज द सब मेम्ब्रेनस, चूंकि ये सब मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा इस नाम रखा सब मेम्ब्रेनस, और जो बिल्कुल मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनस। अब आप ध्यान दीजिए, नाम से स्पष्ट हो गया, एक हो गया सब मेम्ब्रेनस और एक हो गया मेम्ब्रेनस। अब तो नहीं भूलोगे आप, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई सेल वॉल से आप ध्यान दो तो शुरू का जो 2 हो गया ये सेल वॉल से हो गया। सेल वॉल बना होता है बैक्टीरिया का किस चीज से, यस पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है सेल वॉल, पढ़ेंगे, इसी को म्यूरिन बोलते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव में आप देखोगे कि जो सेल वॉल होते हैं, इस सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है उसके अलावा भी एक लेयर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। तो बट नेचुरल है, ये हमने बताया कि कहाँ होता है, ये देखो, ये आपको दिखेगा नहीं, मैं नीचे बनाऊं, यहाँ देखिए, मैंने कहा ये हो गया आपका सेल वॉल, और इसके बाहर ये सेल वॉल हो गया,
इसके बाहर ये हो गया लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये केवल ग्राम नेगेटिव में होता है, सेल वॉल ग्राम नेगेटिव में भी होता है और ग्राम पॉजिटिव में भी होता है। तो बेसिक जो डिफरेंस आया है वो केवल एक ही रॉड्स का आया है, एल का। फिर आप कहोगे सर आपने तो कहा कि 4 रॉड्स होते हैं नेगेटिव में, ये तो समझ में आ गई, नेगेटिव में सब कुछ है तो चलो चारों रॉड्स होंगे, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स भी होगा, पेप्टिडोग्लाइकॉन भी होगा, SNM भी होगा। फिर आपने सर बताया कि भाई पॉजिटिव में तो 2 ही हैं और आपने कहा पॉजिटिव में L नहीं होगा, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स नहीं होगा, तो 3 बोलो ना। बिल्कुल सही, 3 बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑथेंटिक बुक्स नहीं लिखती। वो क्या लिखते हैं कि भाई एक्चुअली वो मानते हैं कि जो मेन स्ट्रक्चर है वो तो ये मानते हैं कि जो आपका ये S है ना, ये काफी सब मेम्ब्रेनस लेयर है और ये जो लेयर है पेप्टिडोग्लाइकॉन के साथ मिक्सअप होके एक ही लेयर दिखाई देता है। इसीलिए माना कि यहाँ पर कितने रॉड्स दिखाई देंगे, 2 रॉड्स दिखाई देंगे। वो किसका, तो एक हो गया S का और एक हो गया M का। तो कहोगे सर P आपने कहा होता है, P जो है वो एसोसिएट रहेगा किसके साथ, S के साथ। जो सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो उसके ऊपर लेयर होगा, सेल वॉल की जो लेयर होगी, उसी लेयर से एसोसिएटेड होगा पेप्टिडोग्लाइकॉन, राइट। सो पेप्टिडोग्लाइकॉन विल बी एसोसिएटेड टू द S rod एज ए होल स्ट्रक्चर। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि वो दिखाएगा नहीं तो हम 2 ही रॉड्स मानेंगे। इज इट क्लियर? तो बाय नेम इट्स क्लियर हाउ 4 रॉड्स आर देयर। क्यों इसके नाम रखे LPS, ये समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया 2 सेल वॉल से जुड़ा हुआ है, सेल वॉल बाहर है, फ्री एंड है तो ये डिस्टल एंड हो गया। 2 अंदर से जुड़ा हुआ है, अंदर ओरिजिन पॉइंट है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, दैट्स व्हाई वो प्रॉक्सिमल एंड पे हो गया, राइट। मूव जैसे मैंने बताया इसकी लोकेशन जो होगी वो ऐसे ऐसे मूव करेगी, 180 180 180 180। इससे क्या होगा, वो पूरे 360 से घूमेगा, पूरा बेस सिंगल पूरे सर्किल पे घूम जाएगा, इसी को रोटेट करेगा एंड दिस इज कॉल्ड बेसल रोटेशन। फाइन। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये लोकोमोशन इस तरीके से करता है कौन, फ्लैजेला। सो दिस इज द फ्लैजेलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द बैक्टीरिया, जहां पर एक ही स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ये। जबकि यूकैरियोट्स में आप देखोगे देयर विल बी 9 + 2 11 स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब आइए हम बात करते हैं इस फ्लैजेलर स्ट्रक्चर के बाद हम ये पढ़ें कि भाई ये फ्लैजेला कि कितने टाइप्स होते हैं, ये बैक्टीरिया में कैसे कैसे पाया जा सकता है, क्या इनका अरेंजमेंट है, इसको बोला जाता है फ्लैजेलेशन इन बैक्टीरिया। सो वी लेट्स स्टार्ट फ्लैजेलेशन इन बैक्टीरिया। फ्लैजेलेशन, फ्लैजेला होगा, लोकोमोशन होगी, लेकिन ये जो फ्लैजेला होगा, ये फ्लैजेला क्या होगा आप देखेंगे कि भाई अलग अलग इसकी नंबर हो सकती है, ये वैरी कर सकता है अपने नंबर में, ये वैरी कर सकता है अपने पोजीशन में, अलग अलग पोजीशन से निकल सकता है कौन, फ्लैजेला। और जैसा उसका पोजीशन होगा, जैसे उसके नंबर होंगे, वो डिसाइड करेगा उसके मूवमेंट को, उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स को भी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड flagellation in bacteria. So we'll talk about flagellation in bacteria. आइए इसमें हम ये पढ़ेंगे बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में। तो देखो बैक्टीरिया के फ्लैजेला के बारे में यदि हम देखें तो टोटल हमारे पास 6 स्ट्रक्चर्स आते हैं। यस 6। पहला फर्स्ट वन इज कॉल्ड Atrichus. Second one is called Monotrichus. Third one is called Cephalotrichus. Fourth one is called
Lophotrichus. Fifth one is called Amphitrichus, and last sixth one is called Peritrichus. So we have, yes, this total 6 types. अब आप समझो, ये जो मैंने लिखा है, ध्यान देना, ये लिखा है हमने Peritrichus. This is the Amphitrichus. This is Lophotrichus. यहाँ हमने लिया है, yes, Cephalotrichus. This is the Monotrichus and this is the Atrichus. क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कुछ ऐसा टर्म है जो सब में आया है, बड़ा कॉमन टर्मिनोलॉजी बन के आया है? यस, आप सही सोच रहे हो. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइकस. एक्चुअली ट्राइकस का मतलब यहाँ पे है फ्लैजेला से. ट्राइकस का मतलब फ्लैजेला. फ्लैजेला है ट्राइकस, फ्लैजेला है ही नहीं, एब्सेंट है. ओके, तो नाम क्या रखा? नहीं, मिस नॉट. तो यहाँ पे ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे क्या होगा? नो फ्लैजेलम, फ्लैजेला नहीं है. एंड दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल, लैक्टोबैसिलस. ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है, लैक्टोबैसिलस, जहाँ पे फ्लैजेला नहीं है. तो आप देखोगे यदि ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे कोई फ्लैजेला आपको दिखाई नहीं दे रहा है. नो फ्लैजेलेशन इन बैक्टीरिया और ट्राइकस. नेम right? Atrichus means no flagella. Example, lactobacillus. Diagram, this one having no flagella. This structure is rod shape. Remember, I told you bacillus is there, and if this is bacillus, it is rod shape, not spherical. Spherical is coccus. Remember, cocci, coccus is there. I am talking about bacillus, bacilli. So this is rod shape structure. And remember, I told you during the shape of the bacterium that in bacteria the bacillus may be motile or non-motile. What we are finding here? Yes, generally we will find all these in general rod shape structure executing their bacteria flagellum. So all are motile except one, and this is the lactobacillus. तो याद रखना है, ये है bacillus का, ये भी रॉड सब स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर फ्लैजेला नहीं है. बोला था ना, बैसिलस में फ्लैजेला हो भी सकता है और फ्लैजेला नहीं भी हो सकता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन. दिस इज द मोनोट्राइकस. बाय नेम इट्स वेरी मच क्लियर. मोनो मीन्स वन. सो व्हाट यू आर फाइंडिंग? वी हैव वन फ्लैजेलम. दिस इज द वन फ्लैजेलम. एक फ्लैजेला होगी उसके अंदर. एंड द एग्जाम्पल वी हैव is, yes, this is the Thiobacillus. So this is your example, Bacillus. Okay, so you'll find this is the rod से bacteria, और इसके पास इसके एक पॉइंट पे सिंगल फ्लैजेलम है. That's why it is the monotrichus, right? Now talk about the cephalotrichus. अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट आप नहीं होंगे. आपको मैं बताऊंगा कैसे कंफ्यूज नहीं होना है. पहले तो जानो ये है क्या. यहाँ सिफेलो का मतलब होता है कि फ्लैजेलम, डायग्राम से आप समझो, ये देखो, ये है हमारा बैक्टीरिया और इसके एक टिप पे बहुत सारे ग्रुप में, टफ्ट में फ्लैजेला निकला है. सो अ नंबर ऑफ फ्लैजेलम अराइजिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ बैक्टीरियम, दिस इज कॉल्ड cephalotrichus. cephalotrichus. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एट वन एंड क्या मिल रहा है? टफ्ट ऑफ, टफ्ट मतलब ग्रुप, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला. फ्लैजेला टफ्ट में, ग्रुप में दिखाई दे रहा है. एंड दिस इज द, यस, cephalotrichus. जबकि दोनों तरफ यदि ग्रुप में दिखाई देने लगे, देन दिस इज कॉल्ड लोफोट्राइकस. यहां पर जस्ट सेम है. यहां क्या बोलेंगे? एट बोथ एंड.
दोनों एंड पे आपको क्या दिखाई दे, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला विल बी देयर। सो व्हाट विल बी स्ट्रक्चर, दिखेगा कैसे? अब ध्यान दो, ये आप ले लो, ये स्ट्रक्चर हो गया, और आप देखोगे इस तरह भी एक ग्रुप में दिखाई दे रहा है और इधर भी एक ग्रुप में दिखाई दे रहा है। देख रहे हो, दोनों तरफ ग्रुप में दिखाई दे, दिस इज कॉल्ड लोफोट्राइकस। यस, अब आपको याद आ रहा होगा कि सर ये याद आ रहा है आपने तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, याद आया? यस, यही है, दोनों एंड पे था, स्पाइरल था। रिमेंबर द एग्जाम्पल स्पाइरलम, गुड। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? स्पाइरिलम, स्पाइरिला याद आ रहा है? तो इस तरीके से बात समझ आ गई। 4, अब 2 की बारी आई है। अब ये देखिए, नाम है एम्फी। एम्फी का मतलब दोनों जगह, दोनों मतलब दोनों एंड पे। अरे दोनों एंड पे तो हमने पढ़ लिया, दोनों एंड पे ग्रुप में था। नहीं, ग्रुप में नहीं होना, यहाँ एक एक बैक फ्लैजलम दोनों एंड पे होंगे, एक एक सिंगल फ्लैजलम विल बी देयर, सिंगल। तो मतलब डायग्राम समझे हम, ये आप देखो, ये हो गया हमारा बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया में दोनों एंड पे आप देखो, एक एंड पे यहाँ फ्लैजलम है और दूसरे एंड पे यहाँ फ्लैजलम है। सो टू फ्लैजला, राइट, इच प्रेजेंट ऑन बोथ एंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीट्राइकस। तो हर दोनों एंड पे एक एक फ्लैजलम होंगे, दैट्स व्हाई कॉल्ड एम्फीट्राइकस, राइट। तो यहां पे आप देखें तो, और दूसरा नाम क्या रखा हमने? पेरीट्राइकस। तो एग्जाम्पल इसका क्या बताया मैंने आपको? थायोबैसिलस। यहां क्या बताया? लैक्टोबैसिलस, ये थायोबैसिलस, ये हो गया स्पाइरलम हो गया आपका, राइट ना? सो लैक्टो, थायो, स्पाइरी। अब क्या होगा? यहां पे जो सेफेलो वाला है ये है स्यूडोमोनास, याद आ रहा है? स्यूडोमोनास, ये स्यूडोमोनास में पाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी है स्यूडोमोनास। डीनाइट्रिफाइंग, राइट, बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोजन को रिलीज करता है नाइट्रेट से, तो डीनाइट्रिफाइंग भी है। ये स्पाइरिलम हो गया, राइट ना? ओके, नाउ अब यहां पे ये जो आप देख रहे हो ये है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जहां पे दोनों एंड पे एक एक आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज फाउंड इन नाइट्रोसोमोनास। नाउ द लास्ट जो बच गया वो है हमारा पेरी, चारों तरफ ट्राइकस फ्लैजेला, मतलब फ्लैजेला बैक्टीरिया के सेल सरफेस के चारों तरफ दिखाई दे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेरीट्राइकस, मीन्स टू से सी द स्ट्रक्चर। ये देखो, ये बैक्टीरियम हो गए और इसके चारों तरफ ऑल अराउंड द बॉडी सरफेस आपको फ्लैजेला दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड यस पेरीट्राइकस। Okay, and the very common example of this is E. coli, Escherichia coli. Remember? याद हो गया सबको? मैं फिर से एक निमोनिक्स भी बता दूंगा आपको और बेसिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन भी कराऊंगा आपको। फिर से समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। फ्लैजिलेशन की बात हम कर रहे थे, अब इस फ्लैजिलेशन में क्या क्या याद रखना है हमने? हमारे पास टोटल क्या हो गए? याद रखना AMC लैब। क्या बोला? AMC लैब। A for Atricus, M for Monotricus, C for Cephalotricus। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किस पे? मोनो में कंफ्यूजन नहीं है, एम्फी में, पेरी में भी कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन 3 में है और वही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 3 में क्या, किस में है? एक तो सेफ्लो में, दूसरा लोफो में और तीसरा एम्फी में। अब इस कंफ्यूजन को मैं आपको दूर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि लगता है एम्फी में 2 तरफ होगा, ये नहीं क्लियर हो रहा है कि दोनों सिंगल होगा या डबल होगा, नाम से नहीं क्लियर हो रहा है। ये हमने आपको समझाया कि दोनों तरफ एक एक है एम्फी में, लेकिन एक ऐसा है जो नाम से क्लियर है, उसी से हम कोरिलेट कर सकते हैं।
सिफेलोम का मतलब होता है सिंह, ब्रेन, हेड। तो ये आप देखो, ये स्ट्रक्चर, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, नहीं लग रहा कि ऊपर में हेड है और इसके ऊपर में ऐसे दिखाई दे रहा है फ्लैजेला, इसके माथे के ऊपर एक फ्लैजेलम दिखाई दे रहा है, याद हो गया। तो सेफेलोन का मतलब होता है ब्रेन। तो आप नहीं लग रहा है आपको कि पूरे बॉडी में आप ध्यान दो, ये पूरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, देन यू आर फाइंडिंग दिस इज द हेड, और इसी हेड वाले पार्ट से बहुत सारे फ्लैजेला निकल रही है। तो ये हेड से निकल रही है तो एक ही जगह से तो निकल रही है, और कैसे निकल रही है, ग्रुप में निकल रही है। तो जैसे एक जगह से ग्रुप में बात आएगी, तो अब क्या बच गया, दोनों जगह से ग्रुप में जब आया तो हो गया लोफो। तो जब लोफो और स्टिफेलो एक साथ हो गया तो बच कौन सा गया, एम्फी। ऐसे याद रखना है आपको, एक ही से तीनों याद हो जाएगा। तो मैं बता रहा था आपको 5-6 हो गए टोटल। पहला एट्राइकस, मोनोट्राइकस, सिफ्लोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। नाम से समझ में आ गया। फिर से सुन लो, मैंने कहा ये सभी रॉड शेप ही होंगे, ऑल विल ऑफ रॉड शेप। ये मान लो सभी ऑलमोस्ट मैंने कहा बैसिलस ही होंगे। अब समझो, आपने क्या वर्ड यूज किया था, आपने वर्ड यूज किया और ट्राइकस। ट्राइकस मीन्स फ्लैजेला नहीं है, एक भी फ्लैजेला नहीं। मोनो एक है, सिफ्लो हेड पे क्राउन की तरह ज्यादा, लोफो दोनों तरफ क्राउन की तरह ज्यादा, एम्फी एक एक नीचे, पेरी चारों तरफ आ गया। नाउ आसान लग रहा है। तो बाय दिस टर्मिनोलॉजी यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्लैजेला। तो अब आप समझो एग्जाम्पल भी याद कैसे रखोगे। एग्जाम्पल में देखो कैसे याद रखना है। और ट्राइकस का मतलब फ्लैजेला नहीं है, अरे यार लैक्टोफिलस है। लैक्टो दूध पीता, लैक्टोज देखते हो लैक्टोजन आता है, जो दूध पीता बैक्टीरिया वो कहां से चलेगा, ऐसे भी तो याद कर सकते हो। तो ये लैक्टोबैसिलस है, तो फ्लैजेला कहां से आएगा, याद हो गया। तो दो ही तो था बैसिलस, एक लैक्टो एक थायो। तो लैक्टो तो दूध पीता बच्चा है, वो चलेगा कैसे बैक्टीरिया बेचारा, इसलिए ये लैक्टोफिल बैक्टीरिया बैसिलस हो गया। तो ये याद होगा थायोबैसिलस, दो ही था, लैक्टो थायो स्यूडो, लैक्टो थायो सीडो, स्पायरी नाइट्रो इको, स्पायरी नाइट्रो इको। क्या बोला, ये मैंने बोला, यहां मैं बोल रहा हूं लैक्टो थायो स्यूडो। क्या बोला, लैक्टो थायो स्यूडो। दूसरा क्या बोला मैंने, स्पायरी नाइट्रो इको, स्पायरी नाइट्रो इको, स्पायरी नाइट्रो इको। तो इस तरह से निमोनिक याद रखना है आपने, AMC लैप, लैक्टोथायोस्यूडो, स्पायरी नाइट्रो इको, स्पायरी नाइट्रो इको, इको मीन्स इकोलाई। तो इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट द फ्लैजेलेशन। तो इसे आपने देख लिया किस तरीके से फ्लैजेला जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट्स की बात हम कर रहे थे, जबकि यूकैरियोट्स में 11 स्ट्रैंडेड होता है। किस तरह से हमने देखा जो फ्लैजेला है ये बेसल रोटेशन करता है। दूसरा हमने देखा किस तरह से ये 3 स्ट्रक्चर हैं, इसके बेसल पार्ट में 4 रॉड्स होते हैं, LPSM। ग्राम पॉजिटिव में 2 रॉड्स होते हैं, ग्राम नेगेटिव में 3 रॉड्स होते हैं। प्रॉक्सिमल एंड पे सेल वॉल नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, वहीं से ओरिजिनेशन होती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। देन टाइप्स ऑफ फ्लैजेलेशन के लिए याद रखना है ट्रिक्स, AMC लैप। एग्जाम्पल क्या बताया था, लैक्टो थायो स्यूडो। लैक्टो मीन्स लैक्टोज दूध पीता है, वहां पर फ्लैजेला नहीं है, तो उसके बाद एक ही तो आएगा, धीरे धीरे तो बढ़ेगा वो। उसके बाद फिर एक जगह बहुत ग्रुप में आ गया, सेफेलो हो गया, दोनों तरफ ग्रुप में आ गया, लोफो हो गया, एक एक दोनों तरफ है, एम्फी है, और चारों तरफ आ गया, पेरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लैजेलेशन ऑफ बैक्टीरिया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक सेल का बना हुआ है, सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी बैक्टीरिया की वो देखेंगे। इज इट क्लियर? लेट्स स्टार्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया।